अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद और नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज मैं आपसे छोटी सी बात करना चाहूँगी और वो ये है कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए और एक साथ रहने में किसी के अगेंस्ट बात ना करने में या किसी के खिलाफ ना बोलने में आप ये देखिए कितने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। हर चीज़ में इंसान जो है बड़ा लालची है, हर जगह पे फ़ायदा और नुकसान देख रहा होता है। आप ये देख लें कि जहाँ पर फैमिली वाले एक साथ रह रहे हैं वहाँ पे किसी न किसी के लिए कोई ना कोई बुराई सोच रहा होता है, या फिर आप देखें कहीं पे लोग एक साथ जॉब कर रहे हैं तो किसी को आगे बढ़ने के लिए रोका जा रहा होता है। आप ये देखें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात जरूर हो रही होती है और अगर कोई गलत देख भी रहा है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको रोका नहीं जा रहा होता। तो बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं कि अब यहाँ पर क्यों ये चीजें आ रही है, क्योंकि हम एक साथ रहना नहीं चाहते, एक साथ आप जो आगे बढ़ना नहीं चाहते। आप देखिए एक इंसान होता है, उसको देखिए कि वो आगे बढ़ने के लिए दूसरों से मदद भी ले रहा होता है और मदद उससे गायबाना तौर पर मिल भी रही होती है, अल्लाह ताला की तरफ से मदद मिलती है। ये नहीं कि वो जो है मदद कहीं से तलाश करता है, ये अल्लाह ताला उसके जहन में डालता है कि वो किस तरह से किसी से मदद ले सकता है। क्योंकि अल्लाह ने जराए बनाए हुए ना, लेकिन वो कुछ नसीब लोग होते हैं, वो दिल के अच्छे लोग होते हैं और अल्लाह ताला उनकी कुदरत ही मदद करता रहता है। लेकिन अब आप ये देखें कि जहां पर जरूरत होती है कि एक शख्स बोल रहा है, मैं अकेले खाली बोलती जाऊं कहती जाऊं, तो वो उससे इतना फायदा नहीं होगा। लेकिन मेरे कहने के बाद अगर आप भी कुछ अच्छी बात लोगों तक पहुंचाएंगे तो फिर उसका फायदा ज्यादा होगा। एक उंगली देखें, आप उससे अगर आप चाहें तो पत्थर उठाए नहीं उठा सकते, आप अगर पूरा हाथ लेंगे तो उससे आप उठाना चाहेंगे पत्थर तो वो इजीली उठ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इंसान भी अगर एक साथ यकजा होकर, और हम स्पेशली पाकिस्तानी एक साथ यकजा होकर कोई काम करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आएगी। अगर हमें लगता है कि कहीं भी हमारे मोहल्ले में या हमारे घर में या किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम है तो मिल बैठकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये ना सोचें कि जी वो सॉल्व होगा नहीं, मैं बोलूंगा तो मुझे मेरे पीछे जो है कोई उसके लिए हिम्मत करने वाला नहीं है। अगर आप एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो आप ये सोचें कि आपका डेफिनेटली वो काम पूरा होगा। छोटी सी बात यहाँ पर यही आती है कि जब हम दुआ की बात करते हैं तो आप ये देखें कि जो इज्तिमाई दुआ होती है, जो स्पेशली बारिश के लिए जो इज्तिमाई दुआ की जाती है, कैसे फौरन से जो है वो दुआ जो है कबूल हो जाती है, वे सब मिलकर उसको दुआ कर रहे होते हैं। इसी तरह हर इंसान अगर मिलजुल कर कोई काम करेगा तो आप ये देखें कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। स्पेशली हमारे पाकिस्तान की बात मैं फिर इसलिए करती हूँ क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से हमें लोगों को बेहतर करना और किस तरह से लोग खुद बेहतर हो सकते हैं। अब ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको बेहतर करेंगे। आपके अपने दोस्त हैं, आपके अपने रिश्तेदार हैं, आप अगर जो है एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं तो सबको यकजा होकर रहना है। सिर्फ ये ना सोचे कि पड़ोस के घर पे अगर कचरा पड़ा तो पड़ा रहने दो, हमारा क्या जा रहा है। आप ये सोचे कि वो अगर तकलीफ में है तो आपने इस चीज को सबने मिलजुल कर सॉल्व करना है। मुझे ये चीज अभी भी याद है कि जब मेरे डैडी हमेशा जो है वो ये चीज नहीं सोचते थे कि मोहल्ले में किसी की सड़क टूटी है तो उसके लिए ना किया जाए, हमेशा सबको इकट्ठा करते थे, कहते थे कि हमें सड़क बनवानी है तो हमें हुकूमत तक किस तरह की बात पहुंचानी है, हमें दरख्वास्त लिखकर पहुंचानी है। अब ये देखिए ये प्रैक्टिकली हमारे घर पे या हमारे मोहल्ले में ये चीज हो चुकी है और प्रैक्टिकली हुआ है कि आप जब दरख्वास्त भिजवाती हैं तो होता है काम। इसी तरह कचरा भी जब पड़ा होता था तो स्पेशली इसके लिए, क्योंकि आपके लिए इतना इजी नहीं था, एक्सेस नहीं होता था कि आप फौरन से फोन कर आ जाए, तो वो एप्लीकेशन भिजवाते तो वाकई वहां से कचरा हटाया जाता था, सफाई करवाई जाती थी। तो अगर मिलजुल का कोई काम करेंगे तो आपके गली कूचे मोहल्ले, आप ये देखें कि आपका जहां पर जिस माहौल में आप काम कर रहे हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं, उन सब जगहों पर तब्दीली आएगी। तो यहीं पर ही लेंगे ब्रेक और ब्रेक के साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हकीम आगा साहब, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। और अब हमारे साथ हकीम आगा साहब मौजूद हैं, उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर आपसे बहुत जबरदस्त बातें होंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं वो आपकी वो छोटी सी बात सुन रहा था और मुझे नाज़िया 2-3 मुख्तलिफ आपकी बातों में 3 मुख्तलिफ खुशबू हैं। अच्छा, आप उसको जरा वजाहत से बताएं तो बड़ा मजा आएगा। पहली जो बात थी वो तो थी
इज्तिमाइयत के हवाले से कि हमें मिलजुल के कैसे रहना चाहिए। नंबर 2, आपकी बात का पहलू ये था कि जब हम माशरे में साथ रहते हैं तो हमें बर्दाश्त कितनी करनी चाहिए। हाँ। और तीसरी बात जो आपने की वो दुआ के हवाले से की। पहली बात तो ये कि अगर हम इज्तिमाइयत की तरफ बात करते हैं तो जिस तरह आपने मिसाल दी कि एक उंगली और एक हाथ, तो जब हाथ ये मुक्का बन जाता है, हाथ ये मुट्ठी बन जाती है, तो फिर ये बहुत कुछ कर सकता है। बहुत प्यारी मिसाल थी पाकिस्तान की तारीख में, इसका एक बहुत बड़ा मजहर लियाकत अली खान की एक तकरीर थी जो सबको याद होगी अगर जिन लोगों ने देखी। दूसरी बात हमारी माशरती इज्तिमाइयत की बात है कि मिलकर रहना चाहिए। मैं आपसे अर्ज करूं कि एक बहू जो अपनी सास के तानों से तंग आकर अपना घर अलग कर लेती है, हाँ। और फिर अपने शौहर की इयानत के लिए जॉब कर लेती है ताकि वो घर के अखराजात पूरे कर सके, तो उसके नसीब की वो झड़कियां जो वो तर्क करके सास से आई है वो प्रिंसिपल देगी, हाँ। मिलेंगी जरूर, हाँ। लेकिन अगर वो इज्तिमाइयत में रहती तो शायद वो बहुत सारी चीजें अपनी एक साथ लेकर चलती और बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दुआ। देखिए कुरान करीम ने जितनी भी हमें दुआएं सिखाई हैं इसमें बहुत कम दुआएं हैं जो इंसान के अपने लिए हैं। मसलन रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप पर ऐसे रहम कर जैसे उन्होंने मुझ पर रहम किया था जब मैं छोटा सा बच्चा था। कितनी प्यारी दुआ है। लेकिन इसके अलावा जितनी दुआएं हैं वो सारी की सारी शुरू होती हैं रब्बना से। रब्बना, ए हमारे रब, ए हमारे रब हमें बख्श दे, ए हमारे रब हमें बख्श दे, ए हमारे रब हमें बख्श दे, नहीं ए हमारे रब हमें बख्श दे। मैं अपने इस ज़हन की यानी वसअतों को मैं 5000, 7000, 10,000 कायनातों तक ले जाऊं और फिर मैं वहां खड़ा होकर अगर मैं दुआ कर रहा हूं और मैं ये कहता हूं, आप यकीन कीजिए कि अगर जिंदगी में एक दुआ भी कबूल हो गई इस रब्बना के साथ तो शायद एक इंसान कामयाब हो गया। उसकी वजह से उसने तो कायनात के लिए दुआ मांगी, मैंने तो अपने लिए दुआ मांगी ही नहीं। मैं जो दुआ मांग रहा हूं तो उसकी पूरी कायनात के लिए मांग रहा हूं, तमाम लोगों के लिए मांग रहा हूं। और दुआ का मग़ज़ यही है कि जब आप दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो अल्लाह आपके लिए दुआ जल्दी कबूल करता है, बहुत जल्दी कबूल। वाकई ये बात है कि और आपके काम मैं कहती हूँ आसान होना शुरू हो जाते हैं, यकीनन आसान। और दुआ से जितने ज्यादा काम आसान होते हैं ना, कोई इबादत है और ये ऐसी अल्लाह ताला ने इबादत दी है जो हम चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते हम ये इबादत कर सकते हैं। बात यह है कि जिंदगी का हर अमल इबादत है और दुआ इबादत का मग़ज़ है। मुझे वो कार्डियोलॉजिस्ट याद हैं जो अमेरिका से आई थी और वो ये बात प्रोग्राम में कह रही थी कि हमने ये बात हमेशा देखी है कि सर्जरी के बाद वो पेशेंट्स बहुत जल्दी रिकवर करते हैं जिनके पीछे दुआ के लिए उठे हुए हाथ होते हैं, बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। तो बात यह कि दुआ का बाकायदा एक फलसफा है और दुआ ही इंसान को बहुत सारी चीज़ों की तब्दीलियों पर आमादा करती है और अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो इन तमाम चीज़ों को अता करती है। बहुत अच्छी बड़ी अच्छी बातें आपने कही और लोगों तक बहुत अच्छी अच्छी बातें और पहुंचती भी रहती हैं। और अभी भी कुछ हम स्टार्ट लेंगे कुछ अच्छी बातों से। कहते हैं कि बहुत ऐसे जो है इंग्रेडिएंट्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा अफादियत होती है और कुछ तो आप बताते हैं जैसे गर्मियों के लिए अलहदा होते हैं, सर्दियों के लिए कुछ अलहदा होते हैं, कुछ ऐसे अज्जा भी होते हैं जो एक साथ मतलब बहुत सारे नहीं खाने चाहिए। जिस तरह कलौंजी की लोग बातें कर देते हैं, कहते हैं बस कलौंजी खा लें बड़ा अच्छा है, वो पता चले इतनी सारी कलौंजी खा ली जो नुकसान में आ गई। यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है लोगों तक पहुँचाना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हम ये चाहेंगे कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में आप ज़रूर बताएं जो डेली इस्तेमाल करने में या फिर उनको अल्टरनेटिव आप डेज में इस्तेमाल करें तो बड़ा फ़ायदा देंगे। पहले बुनियादी तौर पर एक चीज़ तय है, वो ये है कि दुनिया में हर अमल हर चीज़ एतदाल में करनी चाहिए। मुझे अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में इत्तफाक हुआ खातून की बात सुनने का, तो उन्होंने कहा कि जी किसी ने मुझसे कहा था कि खजूर खाने से बहुत एनर्जी आती है, तो मैंने जो है वो रोजाना 20 खजूरें खानी शुरू कर दी, मेरे चेहरे पे दाने आ गए। ओह, ये खजूर खाने से खाली कहा और 20 खा ली। हाँ। तो इत्तदाल एक ऐसी चीज है, जिस तरह आपने कलौंजी की बात की, कलौंजी के बारे में तय है कि 5, 7 या 9 दाने, बस दैट्स ऑल।
अब अगर आप एक एक चमचा भर के खाएंगे तो कोई ना कोई नुकसान तो होगा। तो जो इस्लाम की पहली टीचिंग है वो है एतदाल। बस एतदाल में रहकर हम हर चीज से फायदा उठा सकते हैं, और इसे फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि हम हर चीज को एतदाल में रखें। मसलन आपने फरमाया मुख्तलिफ चीजों के हवाले से, मैं बात करूं दारचीनी की। दारचीनी के बारे में जो अब नई तहकीक है वो ये है कि ये दिल के अमराज को ठीक करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। अब लेकिन अगर दारचीनी को मुसलसल ज्यादा मिकदार में खाया जाए तो फिर क्या होगा? फिर यकीनन बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। मेरी दरखास्त ये कि हर चीज को अगर एतदाल में लिया जाए और इन तमाम चीजों को बेहतर तौर पर डील किया जाए तो यकीनन बहुत सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। मसलन हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आम बहुत गर्म है। आम यकीनन गर्म होता है, गर्म की ठंडे की जो लॉजिक है वो कभी फिर मैं आपसे अर्ज करूंगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आम गर्म है तो अल्लाह के बंदो मौसम तो आम का गर्म ही है ना। खजूर गर्म है, लेकिन खजूर हमेशा गर्मियों में पैदा होगी, हमेशा गर्म इलाकों में पैदा होगी। खजूर कभी यूरोप में नहीं उग सकती, खजूर हमेशा मिडल ईस्ट में उगेगी। कराची में, पाकिस्तान में हम देखें कुछ वो इलाके जहां पर शदीद गर्मी पड़ती है, खैरपुर का इलाका है, बलोचिस्तान के बाद इलाके हैं जिनमें शदीद गर्मी पड़ती है, वहां पर खजूर पैदा होती है और कहीं पैदा नहीं होती। हालांकि देखिए वहां पर, अच्छा ये आपने कहा कि गर्म इलाकों में ज्यादा खजूर मतलब खानी चाहिए या नहीं खानी? जी गर्मी में ही खानी चाहिए। गर्मियों में ही खानी चाहिए। और खजूर बहुत अच्छी खुराक है। एक खजूर जिसमें 7 ग्राम की खजूर हो उसमें 25 कैलोरीज होती हैं और उसके अंदर तकरीबन 3 ग्राम शुगर होती है। तो अगर आप इन तमाम चीजों को सामने रखकर एतदाल के साथ खाएं तो यकीनन ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एतदाल का दामन हाथ से छोड़ दें तो दुनिया की हर अच्छी चीज खराब है। तारीख गवाह है इस बात की कि पान एक बेहतरीन दवा है। पान एक बेहतरीन दवा है पान। यानी पान जो है, पान का पत्ता बेटल लीफ दिल की नालियों को खोलने के लिए आज भी कारआमद है। ठीक है। छालिया हमारे जिस्म की मुख्तलिफ रुतूबात को गाढ़ा करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। खवातीन की बहुत सारी बीमारियों के लिए छालिया बहुत अच्छी दवा है। अगर उस पान में थोड़ा सा चूना लगाकर पान को खाया जाए तो ये कैल्शियम का सोर्स है। अगर उसमें कत्था लगा दिया जाए तो वो मुंह के होने वाले छालों और मैदे की तेजाबियत को ठीक करता है। लेकिन अगर वही पान मैं दिन में 40 खाने लगूं तो फिर क्या होगा? फिर बीमारियां बढ़ेंगी, फिर कैंसर बढ़ेगा। बिल्कुल नहीं। दिन में एक मरतबा अगर आप इस तरह पान को एक डोज ले लें तो दैट्स ऑल, ये बहुत अच्छी चीज है, बशर्ते कि उसमें मुख्तलिफ किस्म की खराब चीजें शामिल ना हो। लेकिन अगर आप सिंपल सा पान देते हैं या ये सब जो होते हैं खराब होते हैं, बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, उसमें केमिकल्स होते हैं, उससे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो खराब होती हैं। खाली आप सिंपल खा लें, ज्यादा बात ना डालें यकीनन। और मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कत्था जब बनाते हैं तो उसके अंदर बाकायदा बहुत सारी ऐसी चीजें डालते हैं जो नशा आवर होती है। लिहाजा वो जब पान में जब कत्था लगाता है तो कत्था लगाता आखिर में वो डंडी जो होती है उसको यूं करके रोल करता है तो पूरा कत्था एक जगह लग जाता है। वो सारी की सारी बाद औकात कुछ चीजें जो हैं उसमें नारकोटिक्स शामिल होती हैं। खाली ये चूना लगाकर पान खाना नहीं, कत्था लगाना जरूरी है। कत्थे को सिर्फ कत्था होना चाहिए, उसके अंदर कुछ और चीजें शामिल नहीं होनी चाहिए। लोग उसमें साबुदाना डालते हैं, लोग उसमें वो जो फूल होते हैं, डोडे होते हैं, इसके अफ्यून के डोडे लोग डालते हैं। तो इस तरह पान जो है वो मजीद खराब हो जाता है और नुकसानदेह होता है। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो नाजिया जी, क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ और बहुत अच्छी लगती है आप मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सवाल करो कि आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि थायराइड का जिसे मसला होता है तो उसमें क्या नमक कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि नमक कम खाया जाए, तो और क्या क्या इसमें परहेज करना चाहिए थायराइड का? ये बढ़ तो नहीं चाहता था कोई अगर नमक वगैरह ज्यादा ले लें तो? जी बहुत। और थायरोक्सिन डॉक्टर साहब ने बताई थी तो ये एक गोली रोज खानी है, तो ये सही है? जी बिल्कुल नॉर्मल सही रहेगा? थायराइड का प्रॉब्लम है ना। थैंक यू। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी। बुनियादी तौर पर अल्लाह के निज़ाम में कुछ डक्टलेस ग्लैंड्स हैं
यानी बेनाली गुदूद हैं, उनमें से जो उन तमाम नालियों के गुदूद की इफराजात को या सिक्रेशंस को जो चीज कंट्रोल करती है वो थायराइड है। थायराइड में जो इसकी मैनेजमेंट की दवा है, एक तो बहुत बुनियादी बात हमारे यहाँ लोग शायद इससे लापरवाही करते हैं, वो ये कि दवा खाने में बाकायदगी जरूरी है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने एक डोज को लीजिए, उसके बाद अपने ब्लड टेस्ट दोबारा करवाइए और ब्लड टेस्ट करवाने के बाद आप अपने डॉक्टर से जाकर रुजू कीजिए ताकि वो उसकी डोज को एडजस्ट कर सके। अगर आप डोज को एडजस्ट किए बगैर मुसलसल एक ही डोज ले रहे हैं तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ओके। तो थायराइड में सबसे पहली हिदायत मेरी दरखास्त ये कि आप अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए और कम से कम 3 वरना 6 महीने के अंदर अंदर आप टेस्ट करवाइए और डॉक्टर की हिदायत पर पूरी तरह अमल कीजिए। ये कभी मत कीजिए कि डॉक्टर ने कहा कि जी 2 गोलियां खानी है, आपने कहा नहीं 2 तो जरा महंगी पड़ रही है, चलो 1 ही खा लो। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि 2 नहीं खाना, 1 ही खाना। अल्लाह के बंदे, डॉक्टर जो कह रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए कह रहा है, उसको अमल करना आपकी जिम्मेदारी है। पहली बात। दूसरी बात ये कि नमक का इस्तेमाल ज्यादा कभी भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। गो के मैं इस बात का कायल हूं कि हमारे यहाँ मशरक में नमक का इस्तेमाल शायद रिक्वायर्ड जो हमारी RDA है उससे कम होता है, लेकिन उसके बावजूद नमक का इस्तेमाल हमेशा खराब है। ज्यादा नमक का इस्तेमाल करना, नमक का इस्तेमाल हमेशा कम करना चाहिए। एक तो सोर्स नमक की जो हमारी है वो बहुत खराब है, इसलिए ज्यादा बेहतर है कि नमक को कम इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, और क्या क्या खुराक में जो है मतलब कह रही थी कि नमक के अलावा और कुछ चेंजेस? तमाम दालें इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम नॉन केमिकलाइज्ड गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ से लाएं नॉन केमिकल गोश्त? बकरे का गोश्त नॉन केमिकलाइज्ड है, अभी कुछ चीजों तक खुशकिस्मती से। अच्छा, कैसे बाय नहीं इंजेक्शन? थोड़े दिनों बाद उसमें वो बायो आने वाला है। अच्छा, तो गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो सब्जियां हैं, सब्जियों के बारे में नज़र मैं दरखास्त लोगों से करता हूं कि जब सब्जियां आपके घर में आए तो कम से कम 2 मरतबा उन सब्जियों को बहुत अच्छी तरह धो लें। जो छील कर पकाने वाली सब्जियां हैं, और जो नहीं छीलते उन्हें कम से कम 3 मरतबा धोएं। हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि कुछ पेस्टिसाइड्स के स्प्रेज ऐसे होते हैं जो हमारे उस सब्जियों पर लगे रह जाते हैं, पूरी तरह धुल नहीं पाते। जब आपके पास इस्तेमाल के लिए आए हैं तो फिर यकीनन आपको उसे बेहतर तौर पे धोना चाहिए। इस जब धोने की बात आई तो मुझे एक चीज जरूर याद आई, वो है अंडे। अच्छा। घर में जब भी अंडे आए, जब तक कि आप उन्हें बहुत अच्छी तरह धोए नहीं, तब तक के फ्रिज में कभी मत रखिए। अच्छा, फ्रिज में नहीं रखे? क्यों? नहीं क्या रखे। होता है? उसकी वजह यह है कि बाद औकात अंडों के ऊपर कुछ बैक्टीरिया लगा हुआ होता है। अच्छा। और वो बैक्टीरिया जब हम फ्रिज में अंडे रख देंगे तो वो बैक्टीरिया एक्युमुलेट करेगा और आपके खाने की हर चीज में वो इंसर्ट कर जाएगा। तो ज्यादा बेहतर बात यह है कि अंडे जब भी घर में आए उसको जब तक कि आप धोए नहीं तब तक अपने फ्रिज में ना रखें। ओह, देखिए कितना ज्यादा। और इसीलिए लोग कहते हैं कि बाजार से टूटे हुए अंडे कभी ना खरीदें, इससे कि टूटा हुआ अंडा हमेशा अनहाइजेनिक है, उसके अंदर कोई नहीं सकेंगे ना, नहीं, उसको जरूरत भी नहीं है, लीजिए नहीं, खरीदिए नहीं। हाँ, मतलब तो ये कोई भी चीज ऐसी नजर आ जाए जो बासी हो। अच्छा, एक और चीज आती है कि लोग अक्सर सामान वगैरह खरीद रहे होते हैं या कोई चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उस पर ना एक्सपायरी डेट नहीं देखते वो। बहुत बहुत कीमती बात आप कह रही हैं। लोगों तक अगर ये पैगाम भी हम पहुंचा दें कि जी जब भी कोई चीज खरीदें उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखें, तो शायद यही एक तरबियत ऐसी है जो बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे मसाइल से बचा सकती है। तो ये डेफिनेटली आदत बनानी चाहिए, जब भी कभी कोई चीज आप खरीद रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देख लें। और अभी हम ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक फिर मिलेंगे, कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज बात हो रही है हकीम आगा साहब से और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। बल्कि एक सवाल मुझे करना था कि आपने एक दफा बात की थी जौ के सत्तू की, घर पे कैसे बना सकते हैं? देखिए, जौ जो है उसको हम ओट कहते हैं। ओट मील जो बनता है वो जौ से ही बनता है। बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक गुर्दों के अमराज से है, एनर्जी से है। जौ के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हमारे घर में अगर कोई बीमार होता था तो हमारे घर में जौ का दलिया चढ़ा दिया जाता था
और वही इलाज होता था, इल्ला ये कि उसका फैसला ना आ जाए, उस मरीज का फैसला ना आ जाए, यानी वो सेहतमंद हो जाए, इतना खिलाया जाता। तो जौ के सत्तू के बारे में जो बुनियादी चीज़ है उसको घर में इस तरह बनाया जा सकता है कि जौ को पहले हल्का सा भून लें, उसके बाद उसे ग्राइंड कर लें, तो वो जौ का सत्तू तैयार हो जाएगा। ये जौ का सत्तू जिस्म की गर्मी को कम करने के लिए बेहतरीन है, गुर्दे के अमराज को ठीक करने के लिए बेहतरीन है, और इसके साथ साथ वो एनर्जी लेवल को बेहतर करता है। अच्छा, इसको जो है पानी में बॉईल करेंगे या डायरेक्ट खा लेंगे? नहीं, जो जौ का सत्तू हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पानी में, तो उस पानी में यकीनन हम सत्तू घोलेंगे, लेकिन उसके साथ गुड़ का इस्तेमाल जरूरी है। अच्छा, ये क्यों? इसलिए कि एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए उसको मीठा होना जरूरी है। अच्छा। और इसीलिए जौ का सत्तू हमेशा गर्मियों में इस्तेमाल होता है। आमतौर पर शदीद गर्मियों में जब हमारे जिस्म से पसीना खारिज हो जाता है और हमारे जिस्म में पानी की शदीद कमी हो रही होती है, उस वक्त हम जौ का सत्तू इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये गुर्दों को ताकत पहुंचाएगा और हमारे जिस्म से पानी के इखराज में मदद देगा। पहली बात। दूसरी बात यह कि गर्मियों के उसमें मौसम में हमें उसूली तौर पर गुड़ का इस्तेमाल भी ज्यादा करना चाहिए, ताकि वो जो एक लेथार्जिकनेस और हमारी एनर्जी लेवल की कमी होती है ऑटोमेटिकली वो बेहतर हो जाए। चीनी से ज्यादा अच्छा है कि गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ का इस्तेमाल, ब्राउन शुगर अब तो आपको पता है फैशन में आ गई है। और अगर जौ के सत्तू को सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छी दवा है। अगर जौ का सत्तू सुबह नाश्ते में दूध में बॉईल करके इस्तेमाल करें तो वो एक बहुत अच्छा नाश्ता हो सकता है। वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं, अगर इस जौ के सत्तू पर थोड़ा सा अलसी के बीज, अलसी के बीजों को भी इसी तरह हल्का सा तवे पर भूनकर फिर ग्राइंड कर लिया जाए, और अगर वो 1 चमचा के करीब ऊपर डाल दें तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। और क्योंकि अलसी को इंग्लिश में फ्लैक्स कहते हैं और वो बीज होते हैं, ज्यादा फ्लैक्स सीड कहते हैं। अगर आप नेट पर जाकर फ्लैक्स सीड की वो लेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि फ्लैक्स सीड कितनी उम्दा दवा है। और हमारे यहाँ जो अलसी की पिंडियां बनती थी सर्दियों में, वो कितनी काम की होती, बाकी कितना ज्यादा वो खाए जाते थे वैसे। और हकीकत ये है कि हमारे यहाँ जो रिवायतें हैं, आप यकीन करें कि कभी साइंटिफिक अंदाज में देखा जाए तो हमारी रिवायतें इतनी मजबूत, इतनी बेहतरीन है कि यकीनन शायद इस दुनिया में जरा मुश्किल से ऐसी रिवायतें मिली। बिल्कुल। और मैं तो ये भी सुना कि जो शाहाना जो जमाना था, जब बादशाह होते थे, तो अगर किसी बादशाह को नींद का मसला होता तो हकीम के पास जाए, तो हकीम ये कहते थे कि इनके खाने में कुछ ऐसे मतलब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं में से जो था कि तब्दीलियां कर देते थे। बिल्कुल तब्दीलियां कर देते थे। ये नहीं कि मतलब उनको कहते थे कि ये दवाई खाएं, खानों में तब्दीलियां करते थे। असल में ये तो बड़े किस्से हैं। एक साहब थे, वो बादशाह सलामत जो बीमार हो गए, तो वो हकीम साहब को बुलाया गया। हकीम साहब ने आकर के कहा कि जी आप जो है वो खरबूजा आपने ज्यादा खा लिया है, तो इसलिए जो है वो आप जो है वो इसका इलाज कर लें। उसका इलाज ये है कि थोड़ा सा पानी लें गरम, और उसमें नमक मिला करके आप ले लें, उससे इंशाल्लाह ताला आपका जो पेट में दर्द हो रहा है और लूज मोशन आ रही है ठीक हो जाएंगे। तो वो कुछ दिनों के बाद फिर उनके पेट में दर्द हुआ, फिर हकीम साहब को बुलाया, तो हकीम साहब ने कहा जी आप ठंडा पानी लें, उसमें शक्कर मिला के पी लें। अच्छा। उस वक्त आपने कहा था कि गर्म पानी में नमक मिलाना है, आज आप कह रहे हैं ठंडे पानी में शक्कर मिलाना है। तो कहा हाँ, उस वक्त दिसंबर का महीना था, आज जून का महीना है। ओ, ये देखिए कितना ज्यादा जो है हिकमत हर तरह से जो है वो आपके बहुत खानों में शामिल होती है। और अगर आगे पीछे थोड़ा सा करे कि क्या चीज खाना है, क्या चीज नहीं खानी है, कौन सी चीज कौन सी बीमारी में खानी चाहिए। अच्छा, लोग ना असल में लोगों को मालूम भी नहीं होता। जिस तरह भी देखिए कितनी ज्यादा तहकीक आप लोगों ने बताई है, स्पेशली डायबिटीज के हवाले से, कि बहुत से ऐसे अज्जा मौजूद है डायबिटीज में खाए तो बेहतर हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी और बीमारियां भी होती हैं जिनमें कौन कौन से अज्जा खाने चाहिए, कौन कौन से नहीं खाने चाहिए, लोग बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमें कुछ दिनों पहले कॉलर ने कॉल भी किया, तो कहते हैं हार्ट पेशेंट के बारे में बताएं कि उनको क्या खाने में क्या खाना चाहिए और कौन सा अज्जा लेने चाहिए। थैंक यू वेरी मच नाजिया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। मैं आपसे करूं कि करेले पर एक तहकीक हुई है ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बेस पर, और उसमें शायद वो डोजेज एडजस्ट नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर प्रूव किया कि करेले का इस्तेमाल डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी दवा साबित हो सकती है। तो करेला बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। कई तरह से करेला इस्तेमाल हो सकता है। करेला कीमे में डाल के इस्तेमाल हो सकता है, करेले में कीमा डाल के इस्तेमाल हो सकता है। और लेकिन उसे पकाया कितना जाए।
इतना पकाएं कि करेले की शेप और करेले का टेस्ट बाकी रहे। अच्छा, तो वो बहुत बेहतर है। हमारे एक दोस्त थे, वो ये करते थे कि तेल गरम कर लेते थे, उसमें डायरेक्ट वो करेला काट कर इसी तरह डाल देते, हल्के हल्के से, जब चिप्स की तरह वो तल जाते थे तो उसको निकाल करके उसमें नमक और चाट मसाला डाल करके वो रोटी के साथ खा लिया करते थे। एक वक्त का खाना तो हो जाता है। ये सही होता है, मतलब तेल के साथ अगर उसे हल्का सा फ्राई कर ले दो, इसे शैलो फ्राई कर देना। अच्छा, तो उससे क्या होता था कि उनका शुगर लेवल कम होता था। अच्छा। इस तरह छोटी छोटी सी तब्दीलियां करने से हम बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते हैं। आपने फरमाया था दिल के मरीज, देखिए दिल के मरीजों के लिए जो बुनियादी जिस चीज की जरूरत होती है वो ये कि उनको ऑयल कम से कम इस्तेमाल करना है। अच्छा। और उन्हें गैसेस कम से कम पैदा होने हैं। तो उनको खाने में ऐसी तब्दीलियां करनी चाहिए कि गैसेस बहुत ज्यादा पैदा ना हो। मसलन वो अदरक और लहसुन का इस्तेमाल अपने खानों में कंपैरेटिवली ज्यादा कर लें। ओके, ठीक है। अगर लेकिन वही वाला जो ग्राइंड किया हुआ, हाँ, जो अपने हाथ से चॉप किया हुआ, बाजार का चॉप या चॉप करके फ्रीज किया हुआ वो कभी भी फायदा नहीं देता। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी फल हैं, जो मौसम के फल हैं, वो दिल के मरीजों को जरूर इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन हमेशा खाना खाने से आधा घंटा पहले, आधा घंटा पहले एक कम मिकदार में वो खा लें, ताकि आधा घंटे में जो उनको एनर्जी चाहिए वो मिल जाए। उसके बाद वो खाना खाएं, और खाना हमेशा दिन में 3 या 5 मरतबा खाना खाएं। मिकदार हमेशा खाने की कम रखें, मिकदार ना बढ़ाएं। इससे कि जो लोग खाने की मिकदार बढ़ा लेते हैं और उसके बाद वो वॉक करते हैं तो उनके मैदे में गैसेस पैदा होकर दिल पर दबाव की कैफियत पैदा हो जाती है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे मतलब खाने में चीजें हैं जिससे गैसेस पैदा होते हैं? तमाम वो दवाएं, तमाम वो ग़िज़ाएं, तमाम वो चीजें जो गैस पैदा करती हैं, उनमें जो बुनियादी चीज है वो ये कि फाइबर उसूली तौर पर गैस नहीं पैदा करता, लेकिन बाद लोगों को फाइबर इसलिए गैस पैदा करता है कि वो खाना खाने में थोड़ी सी जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं, जरा जल्दी खाना खाते हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये फरमाया कि तुम अपने दांतों का हक अदा करो निवाला चबाते हुए। असल बात ये अच्छी तरह चबाएं। जब जितनी देर आप चबाएंगे उतनी देर जो स्लाइवा का सीक्रेशन उसमें शामिल होगा, ये स्लाइवा दुनिया का बेहतरीन एंटासिड है। और अगर आप इत्मीनान से खाना चबाएंगे तो फिर न सिर्फ ये कि वो एंटासिड आपको मिल जाएगा, आपके मैदे में तेजाबियत पैदा नहीं होगी, बल्कि खाना अगर अच्छी तरह चबाया हुआ, अच्छी तरह ग्राइंड किया हुआ आपके मैदे में जाएगा तो वो कभी भी गैसेस पैदा नहीं करेगा। अच्छा, तो इसका मतलब चबाने से भी काफी फर्क पड़ता है। डेफिनेटली, तो चबाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ लोग जो है वो जल्दबाजी में खाना खाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, जल्दी जल्दी खाना भी खा रहे हैं और कोक भी पी रहे हैं और गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और कान से टेलीफोन भी लगा हुआ है, बेगम की या ऑफिसर की डांट भी सुन रहे हैं। दिस नॉनसेंस थिंग्स, इससे जो है बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। खाना खाइए, ये समझ कर खाइए कि आपके जो सामने खाना रखा है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उस राज़िक का तोहफा है। उस राज़िक के रिस्क की बेहुरमती मत कीजिए, तमाम चीजें खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसका मतलब ये कि गैस्ट्रो की जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो इस वजह से भी ज्यादातर आते हैं कि जहाँ पे चबाया सही तरीके से नहीं जाता, जल्दबाजी में खाना खाया, जल्दबाजी में खाना खाते। अच्छा, वो ज्यादा इसलिए भी हो जाता है कि लोग बहुत देर तक भूखे पेट रहते हैं और एकदम से जब उनको भूख लगती है तो वो एक बहुत जल्दी खाना खाने लग जाते हैं। देखिए, जो लोग सुबह नाश्ता बाकायदा करते हैं और जो लोग बाकायदा दोपहर का खाना खाते हैं और जो लोग बाकायदा रात का खाना खाते हैं वो लोग कभी भी हाफिज़त नहीं होते। और ये बात तय कर लीजिए कि जो खाने का वक्त हम तय कर लेंगे हमें भूख उसी वक्त लगेगी। लेकिन अगर आप गैप बढ़ा लेंगे तो वो गैप बढ़ाने से हमेशा पेट में भारीपन की कैफियत होगी और पेट हमेशा बड़ा होगा, बढ़ेगा। ये बात हमारे यहाँ जब तक के तो ये गैप देंगे तो पेट बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा। अच्छा। जो लोग लंच नहीं लेते वो लोग अपनी सेहत कभी भी ठीक नहीं रख सकते। ओके। इसलिए दोपहर का खाना खाना इंतहाई जरूरी चीज है। दोपहर खाना खाने के बाद आप 5 मिनट का अगर नैप ले लें, जिसे अरबी में कैलूला कहते हैं, अगर कैलूला ले लें तो फिर डेफिनेटली आपकी सेहत बहुत बेहतर होगी, आपके जो इंसुलिन है उसकी कंजम्पशन बेहतर होगी और कभी भी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल आपकी जिंदगी में नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को एकदम से जो भूख लगती है उसमें कि वो कोशिश करते हैं ठीक है खाना भी खाएं, लेकिन साथ में जो कुछ शरबत, मशरूबात, साथ में जूस और इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दें, मतलब पूरा मुकम्मल खाना भी खा रहे हैं और साथ में जूस भी पी रहे हैं। अरे हमारे यहाँ मामूलात बहुत ख़राब हो गए हैं नाजिया। सच्ची बात यह है कि जो हिकमत कहती है या जो मैं कहता हूँ कि हमको अमल करना चाहिए वो ये है कि सुबह का नाश्ता हमेशा बादशाहों की तरह,
दोपहर का खाना वजीरों की तरह और रात का खाना फकीरों की तरह। हम लोगों ने पूरे को उल्टा कर दिया है। सुबह का नाश्ता बहुत अक्सर लोग करते ही नहीं है। हाँ। दोपहर का खाना ऑफिस में होते हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा खा के गुजारा कर लिया। हाँ। और डट के रात का खाना खाते हैं। अब घर आया तो घर के बेगम के हाथ का खाना खाना तो डट के खाओ। डट के खाओ। अच्छा, वो डट के खाने के बाद जब आप घंटे 1.5 घंटे के बाद सो जाते हैं तो क्योंकि वो खाना पूरी तरह हजम नहीं हुआ है, चुनांचे अब उस खाने के हजम का अमल भी जारी है और आपको सोना भी है। तो वो दोनों चीजें मिलकर के आपके मैदे में न सिर्फ गैस्ट्राइटिस पैदा करेंगी, तेजाबियत पैदा करेंगी, बल्कि आपके हजम के निजाम की खराबी की बुनियाद रख देंगी। सही है, ठीक है। हम अभी कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। जी जी, सवाल करेंगे। एक प्रॉब्लम है, मेरी एक प्रॉब्लम है कि हकीम साहब का मेरे बैक पाउंड में बहुत ज्यादा हमें तकलीफ होती है। अच्छा। मैं जॉब करती हूँ और सारा दिन बैठने की जॉब है। एज अ रिसेप्शनिस्ट में जॉब करती हूँ। ओके। और सारा दिन मैं बैठी रहती हूँ। उसके बाद मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी खड़ी होती हूँ तो मैं सीधी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं खड़ी हो सकती। अच्छा, चले थोड़ा सही है। देर झुक के फिर है ना मैं थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फिर खड़ी होती हूँ, लेकिन मेरी ठीक है। कमर बहुत बहुत दुखती है। चले से अभी हम इस सवाल का जवाब भी पूछेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहें। जी, वेलकम बैक। और आज हमारे साथ हकीम आगा साहब मौजूद हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है, बल्कि आज हम डाइट शाइट के बारे में भी साथ साथ बताए जा रहे हैं और एक बहुत अहम सवाल और डायबिटीज के बारे में कि एक तो उसकी डाइट भी बताएं कि डाइट क्या करनी चाहिए, कब क्या खाना चाहिए, इंसुलिन पे जो लोग आ जाते हैं उनके हवाले से भी। मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात का जवाब दे दूं। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सलमा का कॉल। तो ठीक है। असल में बात ये कि आपके बैठने का पोस्चर क्या है, ये जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो माएँ जो बच्चों को उल्टा लेटकर या टेढ़ा बैठकर पढ़ने की इजाजत देती हैं अपने बच्चों को, वो शायद अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा जुल्म करती है। इसलिए हमेशा सीधा बैठकर काम करना चाहिए। वो खातून जिन्होंने टेलीफोन किया था, उनकी मसरूफियत का अंदाजा हो रहा था कि वो एक कॉल पे बात कर रही थी, दूसरी टेलीफोन था। तो उनको मैं दरखास्त करूंगा कि वो उनकी कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमेशा टेक लगा कर बैठे। और अगर वो बैक केयर इस्तेमाल कर लें जो उनकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सहारा दे दे, तो डेफिनेटली ये बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो लोग जो ऑफिस जॉब करते हैं और वो लोग जो ऑफिस जॉब के दौरान अपनी कुर्सी को हमेशा मेज के करीब रखते हैं, उनकी कमर में दर्द नहीं होता। और जो लोग अपनी कुर्सी को जरा सा पीछे रखकर बैठते हैं और अपनी कमर को टेढ़ा कर लेते हैं, हमेशा उन लोगों की कमर में दर्द तो होता है। इससे क्या फायदा है? जो पीछे जो एक कुशन सा जो होता है, जो स्पेशली बैक एक के लिए, उससे क्या सहारा मिलता है? असल में होता ये है कि जब हम पीछे टेक लगा के बैठे तो जो कमर का कर्व है वो उस कर्व को सहारा दे रहा होता है, उस कर्व को सहारा दे। जब कर्व को आपका सहारा नहीं मिलेगा तो फिर कमर पे प्रेशर ज्यादा आएगा। तो उन तमाम लोगों के लिए जो ऑफिस जॉब करते हैं, अगर इस तरह की कुर्सी हो कि जिससे वो करीब बैठ के काम कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। और क्योंकि हमारे यहाँ आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली वो छोटी सी कुर्सी बन जाती है जिसके पीछे ना टेक होती है ना कुछ होती है, वो स्टूल पे बैठे तो वो बहुत खराब है। नहीं, मतलब ये कि उनके लिए वो कुशन रखना अच्छा है। कुशन रखना बहुत अच्छा है। कुशन रखना चाहिए और हमेशा कोशिश करें कि कुर्सी आपकी टेबल के करीब तरीन हो। अच्छा। वहां पर आप तमाम चीज़ों को बेहतर करने। और ये जो खातून जो कह रही थी कि मैं जॉब करती हूँ टेलीफोन ऑपरेटर का और बहुत इनका मेंटल जॉब भी लग रहा था, तो अगर ये इस तरह मैनेज कर लें अपने आप को तो यकीनन बहुत बेहतर होगा। लेकिन एहतियातन अगर वो चाहें कोई मालिश करना तो जैतून के तेल की मालिश करें। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि मालिश करते वक्त प्रेशर का देना, पहलवानी करना कभी भी फायदेमंद नहीं है। हमेशा कोशिश करें कि हल्के हाथ से सिर्फ हल्की सी मालिश कर लिया जाए, उतनी ही बेहतर है, इससे ज्यादा मालिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कई जगहों पर ऐसा लोग जो है मसाज के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट आता है कि हर मसाज करने वाला प्रॉपर मसाज नहीं करते, ख़वातीन स्पेशली जाते हैं कि कई ऐसे प्रेशर पॉइंट्स जो होते हैं बैक की हड्डी पे, वो प्रेस कर दिए जाते हैं जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। यकीनन।
और कमर की जो हमारे मोहरों का सिलसिला है नाजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंस की बात ये है कि इसमें L4 और L5 या नंबर 4 और नंबर 5 के दरमियान से जो रग निकलती है, ये हमारा शाटिक नर्व है और ये पूरी हमारी लोअर लिम्ब को तारों की तरह जैसे हमारे यहाँ करंट पहुंचा रहे होते हैं, करंट पहुंचा रहा होता है। अच्छा। और इसमें अगर कंप्रेशन आ जाए तो फिर बहुत सारे मसाइल बढ़ जाते हैं। और खुदा ना खास्ता वो खवातीन जो हमारे यहाँ आमतौर पर होता है कि शदीद दर्द हो रहा है तो वो उल्टी लेट जाती हैं और बच्चों से कहती हैं कि जी मेरी पीठ पर तुम चलो, वॉकिंग शुरू हो जाओ। तो खुदा ना खास्ता अगर L4 और L5 के दरमियान उस बच्चे की एड़ी जरा जोर से लग गई तो मुमकिन है कि ये नीचे जाने वाली रगों पर कोई डैमेज आ जाए, तो मुमकिन है कि बाकी सारी जिंदगी आपको बिस्तर पर गुजारनी पड़े। ये इतनी खतरनाक बात है। और मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से उन तमाम खवातीन से दरखास्त करूंगा कि ये अमल कभी ना करें। ये अमल इंतहाई खतरनाक है। शायद आपको उससे सुकून मिलता हो वक्ती तौर पर, लेकिन ये इतना बड़ा रिस्क है कि शायद उसके बाद आपकी सारी जिंदगी बिस्तर पर गुजरे। बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, और जो डायबिटीज के हवाले से? डायबिटीज के हवाले से 3 चीजें अर्ज करूं। पहले सबसे बुनियादी बात यह कि एक तो टाइमिंग्स बहुत जरूरी है। डायबिटीज के पेशेंट को अपने खाने के औकात की पाबंदी करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद हम लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा बात कभी भी नहीं की। जब आप औकात की पाबंदी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जिस्म और उसका निजाम ट्यून अप हो जाता है उस एतबार से जिस एतबार से आपको इंसुलिन की जरूरत है। सही है, पहली बात। दूसरी बात, खाना खाने के बाद चाहे आप 4-5 दाने शक्कर के हों, वो जरूर खाइए, अपनी जबान पे रखिए, इसको घोलिए और पी लीजिए। हाँ। ये 4-5 दानों से शुगर लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये शुगर का जो मैसेज जाएगा, ये मैसेज आपके इंसुलिन के लिए जाएगा। और इंसुलिन के लिए जब मैसेज जाता है तो वो पेंक्रियास को जाता है। पेंक्रियास के जो अल्फा सेल्स होते हैं वो हमारे हजम के निजाम के लिए एंजाइम बनाते हैं और बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। खुद ब खुद ये नेचुरल मैसेज मुसलसल जाने चाहिए ताकि ये तमाम चीजें बेहतर हो जाएं। तीसरी बात, अब इंतखाब है ग़िज़ा का। ग़िज़ा के इंतखाब में आप जो कुछ भी खा रहे हैं वो लिमिटेड खाइए। अगर आप एक रोटी ले रहे हैं तो रोटी के साथ अगर सालन ले रहे हैं तो ओके, यहां पर चावल इस्तेमाल ना कीजिए। अच्छा। अगर आप चावल खा रहे हैं तो चावल आप वो वाला इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका पानी निकाल कर पकाया गया हो। सादे चावल जो सादे चावल वो आप ले सकते हैं, सालन के साथ ले सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड मिकदार में। शाम की अगर आप चाय ले रहे हैं तो वो चाय फीकी लेनी है। मिठाइयों से गुरेज कीजिए, इससे कि मिठाइयां बहुत खराब होती हैं डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। और रात का खाना हमेशा डायबिटीज के पेशेंट को हल्का खाना चाहिए, पहली बात। लेकिन इसके अलावा खाइए, तो हमने खाने की बात की, बुनियादी चीज जो है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जितनी हम करते हैं उससे हमारे जिस्म की शुगर कंज्यूम होती है और ये कंजम्पशन जो है यही हमें शुगर की कॉम्प्लिकेशन से बचा देती है। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक है, वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैं सरकोला से बात कर रही हूँ, बेगम इम्तियाज बात कर रही हूँ। जी 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 जी। हाँ, मेरे हस्बैंड को ना एलर्जी है और उन्हें शुगर भी है। अच्छा जी हाँ, उनके पता नहीं कोई मैदे में प्रॉब्लम है, उन्हें एलर्जी हो जाती है, कुछ मतलब मिर्चे भी नहीं इस्तेमाल कर सकते और मतलब कि काफी उनको टेंशन रहती है, तो खारिश होती है, होंठ पक जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है। इसके बारे में डॉक्टर साहब से मैंने बात पूछना था कि ये क्या मसला है, उनको शुगर भी है तो कुछ बताएंगे। असल में मैं उनका प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, हमारे आपको पता सरगोदा में लाइट ही बंद रहती है। ओहो, चलिए सही है, ठीक है। अभी जो है हम आपको सवाल का जवाब दें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। असल में 2 चीजें, एक तो शुगर और दूसरे बाद एलर्जी जिसकी वजह से खारिश हो जाती है। मैं आपसे करूँ कि हमारे जिस्म में एक मादा पैदा होता है, उसका नाम हिस्टामिन है। हिस्टामिन अगर बढ़ जाए तो लाजमी हमारे जिस्म में एलर्जी पैदा होती है। यहाँ पर मुझे एक आसानी पैदा हो गई। वो आसानी ये हो गई कि एलर्जी की जो मैं दवाएं उनको लिखवाऊंगा उसी में कुछ डायबिटीज भी कंट्रोल होने के इम्कान हैं। दोनों चीजें एक साथ हो जाएंगी। तो मैं जो नुस्खा लिखवाना चाहता हूँ वो आप लिख लीजिए। पहली दवा है, इसका नाम है चरायता, सर फोका, उन्नाब और मुंडी। ये चारों चीजें 10-10 ग्राम ले लें। इसमें 5 ग्राम आप उष्मा मगरिबी शामिल कर लीजिए। इसको आप 1.5 लीटर पानी में इतना पकाइए कि ये 1 लीटर रह जाए। ये 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कीजिए। मैंने जो इसमें दवाएं इस्तेमाल की हैं, इसमें चरायता
और सरपोका आपके खून को साफ करने के लिए है। उन्नाब को जायफस जोजोबे कहते हैं, और आजकल कॉस्मेटिक्स में दुनिया की बेहतरीन दवा जोजोबा जो है वो उन्नाब है। अच्छा। और मुंडी जो है ये शुगर लेवल को भी कम करती है, जोड़ों के दर्द को भी कम करती है और खून भी साफ करती है। तो इसलिए इस दवा का इस्तेमाल डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है, और ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों को एलर्जी हो रही हो और खून में हिद्दत हो, दाने निकल रहे हो, उनके इलाज के लिए बेहतरीन दवा हो सकती है। लेकिन यहाँ पर नाजिया आपके हवाले से एक लोगों तक दरखास्त पहुंचानी है, वो ये कि शुगर के पेशेंट्स के लिए इंतहाई जरूरी बात यह है कि वो अपनी दवा में बाकायदगी पैदा करें। अच्छा। यानी ऐसा नहीं है कि आज मुझे लग रहा है कि शुगर कम है, चलो ठीक है मैं शुगर नहीं खाता, दवा नहीं खाता, नो, दैट्स रॉन्ग। आपको शुगर लेवल अगर मैनेज करना है तो शुगर की दवा बाकायदा खानी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो हाइपरटेंशन की बीमारी है ये घर में पला हुआ सांप है, अगर आप गोली उसको नहीं दोगे तो वो आपको जरूर डसेगा। लेकिन डायबिटीज के बारे में कहता हूं कि ये आपके घर में पला हुआ नाग है, अगर आप तो छुपी नहीं करा सकते। बिल्कुल बहुत मुश्किल होती है। आप यकीन करें लोगों को अंदाजा नहीं है, छोटा सा जख्म पैर के अंगूठे में होता है और वो जख्म गैंग्रीन में तब्दील हो जाता है सिर्फ लापरवाही की वजह से, और अल्लाह माफ करे कभी पैर और कभी अंगूठा कटवाना पड़ता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जरूरी है कि हमेशा अपने शुगर लेवल को मेंटेन कीजिए। और डायबिटिक न्यूरोपैथी कहीं भी हो सकती है, कभी हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं, कभी आंखों की बीमारियां आ सकती हैं, कभी दांतों की बीमारियां आ सकती हैं। तो डायबिटीज की जो न्यूरोपैथी होती है, यानी जो नर्वस सिस्टम की बीमारी, वो कहीं भी असर कर सकती है, और डायबिटीज के पेशेंट हमेशा रिस्क पर होते हैं, और स्पेशली गुर्दे के हवाले से। अच्छा। हमेशा उन्हें अपने गुर्दों का टेस्ट करवाना चाहिए, पेशाब का ऑफ एंड ऑन टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि वो किसी भी कॉम्प्लिकेशन से महफूज रह सके। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आई थी, जो स्पेशली जो लोग उम्रे पर जाते हैं उन लोग के लिए जो है कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर अक्सर नंगे पाँव जो है उम्रा करते हैं, तो उनके कहीं किसी न किसी के कोई चुभ जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है नकली। देखिए, कोई चीज़ खुदा ना खास्ता चुभ जाए और कोई चोट लग जाए तो सबसे बुनियादी बात यह कि उसको फौरी तौर पर ट्रीट करें, उसकी लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। शुगर के पेशेंट को किसी भी जख्म को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी जख्म जो है वो ख़राब हो सकता है। लेकिन नाजिया एक छोटी सी बात मुझे कहनी है उम्रे के हवाले से। जी जी। एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफ़ाई मिन कुल्लि दाइन। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे सवाल करता हूँ या करती हूँ कि मुझे ऐसा इल्म दे जो नफ़ा पहुँचाए, ऐसा रिज़्क़ दे जो वसी हो, और मुझे शिफा दे दीजिए दुनिया की हर बीमारी से। और ये दुआ है आब जमजम की। आप जब भी वहाँ जा रहे हैं आब जमजम के पीने की दुआ पढ़िए, आब जमजम पीजिए, और उस खाने काबा की तरफ रुख करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगिए, इंशाअल्लाह ताला आपको शिफा जरूर मिलेगी। शिफा होगी और कोई मसला नहीं होगा। फिर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नाज़रीन, अगले सेगमेंट की तरफ से चलते हैं, आप तो कहीं ना जाएं। वेलकम बैक। और अब मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी हमारी बहुत प्यारी सी मॉडल हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और साथ साथ इनसे हम पूछेंगे और बहुत सारी बातें और फैशन के मतलब भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त रिया। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसे हो? ठीक ठाक हो? खैरियत से हो? ठीक ठाक, मजे में, सब चीजें बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड सलाम पाकिस्तान। अरे ग्रेट 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 भाई। और काफी कुछ आज मालूम करना, हमारे पास एक टॉपिक भी आज है, और हमारे पास टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब फैमिली मेंबर साथ आए हमारे शो में तो बहुत सी बातें और हम आपसे कर सकते हैं। तो आज हमने सोचा कि हमारे साथ एक जो है ऐसे फैमिली मेंबर्स मौजूद हैं जिनका ताल्लुक सास का भी है, बहू का भी है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये रिश्ता। वैसे सास का नाम सुन के जो इंसान बड़ा घबरा जाता है, हर एक में एक दिन सास बनना होता है, मैं भी एक दिन बनूंगी, ये भी बनेंगे, सब बनेंगे, लेकिन ना जाने क्यों हर कोई इस चीज से घबराता क्यों है।
लेकिन आज आप लोगों को बताने के लिए सास बहू का रिश्ता बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। हमारी बहुत प्यारी दोस्त हैं और हमारे शो को बहुत रेगुलरली देखती भी हैं, तो हमने कहा कि हम क्यों ना उनको अपने शो में बुलाएं और हम सास बहू के रिश्ते की भी बात करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिरा और यास्मीन जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। आई क्या बात है, क्या बात है, आप दोनों इतनी अच्छी लग रही हैं। Thank you। क्या बात है मतलब आप दोनों की। एक तो ये बात कि अक्सर ऐसा होता है कि कहीं पर आप लोगों ने सुना ही होगा कि सास बहू का मामला जो होता है बड़ा खतरनाक हो जाता है, और कहीं पर सास ज्यादा अच्छी लग रही हो तो बहू जेलस हो जाती है, कहीं पर बहू अच्छी लग रही हो तो सास जेलस हो जाती है। लेकिन आप दोनों में मामला नहीं लग रहा, बल्कि आप दोनों बड़ी अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। थैंक यू। और साथ साथ है और साथ साथ बात भी कर रही हैं, क्या बात है, ये मोहब्बत आप देखें। अच्छा, साथ साथ बात करने के साथ साथ हमने एक छोटा सा इनके लिए एक सेगमेंट भी रखा है यहाँ पर, वो है साथ में कुकिंग करने का भी। अब देखेंगे दोनों जब प्यार भरे अंदाज में एक साथ खाना बनाएंगे तो खाने में लज्जत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना जी? जी। तो ये बताएं कि आज आप क्या बना रही हैं हमारे खुलूस और प्यार के लिए? ग्रीन चिकन। ग्रीन चिकन। अरे क्या मेरा फेवरेट है, ये फेवरेट है मेरा। वेरी गुड। अच्छा, रेसिपी किसकी है ये आप दोनों में से? दोनों की। दोनों की मिक्स है बिल्कुल। अच्छा, दोनों की मिक्स कैसे? जी। बैठ के डिस्कस किया था? बैठ के हमने डिस्कस किया था। डिस्कस किया था। Yes। ओहो, कैसे मतलब क्या किया था, कैसे बैठे थे दोनों, कैसे बात की थी? रात में हमारी मीटिंग हुई है। अच्छा, मीटिंग हुई, फिर क्या हुआ? इस बार फिर हमने ग्रीन चिकन का सोचा कि हम ये डन कर लेते हैं। अच्छा, ग्रीन चिकन का तो जी। उसमें लवाजमात जो उसमें जो चीजें डाली। बिल्कुल सिंपल रेसिपी है उसकी। अच्छा, तो जी। ये डिसाइड किसने किया? मतलब सास के साथ आप बैठकर डिस्कस कर लिया बस। अच्छा, तो आपको वो तो नहीं हुआ कि जी नींद आ रही है, क्या है अभी आ गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, लेकिन नेगेटिव बातें ज्यादा आ रही होती, क्यों नहीं? है ना, हम हमेशा नेगेटिव ज्यादा सोच रहे होते हैं कि नेगेटिव भी कुछ हुआ होगा जरूर ना, कोई लड़ाई हुई होगी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये सास बहू का बड़ा मीठा प्यारा रिश्ता है। मतलब कहते हैं ना कि जो माँ का रिश्ता जो होता है, ये भी माँ है और बाकी इनका रिश्ता एक अलग और प्यार और खुलूस वाला रिश्ता है। बहू भी बेटी के तरह की होती है। तरह की नहीं, ये तरह नहीं होना चाहिए, बेटी ही होती है नहीं, सही बात है। आप दोनों के प्यार से, क्योंकि हर चीज में जब भी हिरा से बात हो यही कहती है कि मेरी सास का ये अच्छी है, यूं है, मैं इनके साथ ही आऊंगी। और मतलब कि बड़ा एक अच्छा ये देखें, ये जो रिश्ता कितना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी वाकई। अच्छा, चलो बहुत सारी आप लोग से बातें करेंगे क्योंकि लोग भी जानना चाहेंगे। अच्छा, इतनी अच्छी सास बहू साथ हैं तो उनसे बहुत कुछ जाने और इनके बारे में भी जाने। बल्कि तो ऐसा करते शुरुआत करते हैं थोड़ा खाने से। तो खाने में आप क्या क्या? बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। अच्छा हिरा, ये भी बतानी थी वैसे यास्मीन जी, आप खाने बड़े अच्छे बनाती हैं। बहुत अच्छे। हाँ, तो हिरा तुम्हें कुछ सीखा सास से? सास जो है वैसे अमूमन खाने अच्छे बनाती हैं, है ना? सास तो ये तुम्हें भी एक्सपीरियंस होगा जरूर। अच्छा, ये बात है, मेरी सास भी जो है ना, मेरी बहुत ही प्यारी स्वीट और मेरी बहुत मतलब सबसे अजीज मुझे वो भी बहुत अच्छे उनके हाथ का। मैं कहती हूँ कि मैं तो करीब से भी शायद ना गुजरूं इसके। ये बात होती है, बात ये एक्सपीरियंस भी होता है वहाँ शुरू से ये कि अच्छे होते हैं पकाने में। हम लोग चाहिए अपने सासों से बहुत कुछ सीखें। बिल्कुल। तो मैं ये पूछ रही थी, क्या क्या सीखा तुमने? मैंने आंटी से स्पेशली इनकी कचौरियाँ बहुत अच्छी हैं। आलू कचौरियाँ बहुत मजे की बनाती है। अच्छा, ये डिमांड किस चीज की सबसे ज्यादा करती है आपसे? बिरयानी की। बहुत ज्यादा। चिकन बिरयानी। क्या तुमने हमेशा क्या डिमांड की? मेरी कोई ऐसी खास डिमांड होती नहीं है खाने के मामले में, बहुत सिंपल खाना खाती हूँ। अच्छा, लेकिन पकाने का बहुत शौक है। पकाने का शौक? हाँ, तो अपनी सास। अच्छा, चले सही है, ठीक है। चले शुरुआत करते हैं खाने की भी। तो उसमें क्या क्या ऐड करेंगे अभी आप? पहले से हम ऑयल गरम करके डालेंगे। ठीक है, ऑयल डालेंगे। ऑयल कितना डाला है इसमें? ऑयल हस्बैंड चाहेंगे, बहुत बहुत ज्यादा ना हो, बहुत कम ना हो। ठीक है, सही है, ओके। और इसमें ऑयल डालने के बाद जब ऑयल गरम हो जाएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे। अच्छा, चिकन डाल देंगे। और चिकन ये कढ़ाई कट है ना ये चिकन? जी जी, ठीक है, सही है। और राइट, उसके बाद फिर हम जो है चिकन भी ऐड कर देंगे। जी, चिकन ऐड करके जब ये खूब अच्छी तरह वो हो जाएगा। हाँ हाँ, आप भी कुछ करें। ये अब मोहब्बत भरा जो है ये चिकन है, प्यार भरा जो है इसमें गोश्त बनेगा और हम जो है इसे जबरदस्त अंदाज में खाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। इसमें चिकन हो रही है, फिर हम इसमें थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ठीक है,
अच्छा, इसको चिकन के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा और इसको हल्का सा फ्राई किया जाएगा। अच्छा, ये जो होता है ना, ये खाने की टेक्निक्स होती हैं। कितने एक्सपीरियंस हमारे बड़े होते हैं, शायद जो आप ये समझ लें कि यंग उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो स्पेशली वो लड़के जिनकी नई नई शादी हुई होती है, वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते। इधर में इस चीज़ का एक्सपीरियंस जरूर बता सकती हैं कि शुरू में जब आप आई थी घर, तो क्या सारे खाने आते थे बनाने या नहीं? मुझे आते थे। अच्छा, सब आते थे? थोड़े बहुत। लेकिन मैं आंटी से ज्यादा सीखा है। ज्यादा सीखी जी। अच्छा, कैसे सीखती थी? खड़ी हो जाती थी साथ? मैं इनको वॉच करती देखती रहती थी, मैं फॉलो कर रही हूँ, इनको देखती हूँ क्या कर रही है सब। अच्छा, बात सासें ऐसी होती हैं यास्मीन जी कि वो नहीं बताती है कि हमने क्या डाला, ताकि बेटे उनके काबू में रहे। वो सब कुछ मेरे सामने डाल दी होती है। लेकिन बात लोग होते हैं ऐसे नहीं, तुमने ऐसे क्यों कहलाया? तुम्हें कहीं से किस्सा पता चला? मुझे भी कहीं से किस्सा पता चला था। मुझे भी किस्सा पता चल चुका है, इसलिए मैंने सरहा में लगाया। क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि बार दफा थोड़ा सा एक जेलसी का एलिमेंट आ जाता है। हाँ हाँ, कि हमसे अच्छा खाना अगर पका लिया तो यूनो के तारीफ हो जाएगी। हाँ, हाँ। या कुछ ऐसी चीज हो जाएगी, या फिर वही बात हो जाती है कि बेटे के मामले में थोड़ा सा जो है ना, वो बहुत ज्यादा वो हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती हैं। हाँ हाँ, कि बेटा अगर अच्छा खाना खाने लगा तो फिर माँ के खाने को भूल जाएगा। हालांकि मैं नहीं समझती कि बेटा कभी भी अपनी माँ के खाने को भूल सकता है, हाँ। चाहे बीवी कितना ही अच्छा खाना क्यों ना पकाती है। सही बात है, सही बात है। चलिए इनसे थोड़ा सा पूछते हैं कि अच्छा भी कुछ आपस में गपशप हो रही है? हाँ, दोनों बातें कर रही हैं। हमें हमसे भी करें ना बातें, जरा अकेले में आप लोग बातें करें। हमें बताए ना क्या बात कर रही हैं? चिकन वो डाल जिंजर गार्लिक इसमें डालिए। अच्छा, ठीक है, डाल दिया। अब इसका धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, जीरा, दही, इन सबको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, कितना लिया था? मैंने आइडिया से लिया है। हाँ, आइडिया से लिया है। आइडिया नमक से भी हस्बे जायका, हस्बे जायका। मिर्चें थोड़ी तेज डाली है। अच्छा, मुझे अक्सर ये होता है, एक दफा मैंने क्या किया था कि इसमें धनिया ज्यादा डाल दिया था। नहीं, इसमें पुदीना ज्यादा डाल, पुदीना ज्यादा? जी। अच्छा, और हरा धनिया थोड़ा सा। उसमें ज्यादा चीजें डली। 2 गड्डी पुदीने की, 1 हरे धनिए की, ठीक है, और हरी मिर्चें और हरी मिर्ची जी, और और जीरा, हल्दी जायका लिया। हस्बे जायका। और दही ले लिया। दही ले लिया। दही इसमें लिया 1.5 पाव। 2 पाव। 1.5 पाव। 1.5 पाव। ठीक है। तो सब ये सब चीजें ग्राइंड करके जीरा, और फिर इसमें है ना, ये अब इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जबरदस्त। और इसमें भी और पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि दही में ऑलरेडी पानी हो गया। दही ऑलरेडी अपना पानी छोड़ेगा ना। ठीक है, सही है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जब जो है हीरा की आपके बेटे से शादी हुई थी, तो उस वक्त कुछ तब्दीलियाँ आई थी बेटे में? कहते हैं ना, बेटे बदल जाते हैं, बेटे फिर बात नहीं करते हैं, बेटे चेंज हो जाते हैं, ऐसा कुछ महसूस? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जैसे थे ऐसे ही हैं। ऐसे ही है? और अल्लाह में ऐसे ही रखे, ऐसे ही रखे। अच्छा, तो कभी कभी कुछ होता था बीच में कि नहीं जी, वो ज्यादा इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या आपको नहीं दे रहे? क्योंकि अक्सर सासें जो है शिकायत करती हैं। मैंने वैसे कभी फील किया भी नहीं है, और ऐसा हुआ भी नहीं है। अच्छा, ऐसा हुआ भी नहीं है। लेकिन आंटी उनसे शिकायत करती आप हीरा को टाइम दें। अच्छा, ये होता है। ओके, मैंने कहा ना, ये बहू नहीं होती, ये बेटियां होती हैं। बेटियां सही है होती ना? हैं। आपकी कितनी बहू है? एक ही? मेरी माशाल्लाह 2 बहू एक हैं। इनसे बड़ी। और ये छोटी वाली है? ये छोटी है। अच्छा, जी। तो जब बड़ी वाली बहू जो आई थी, उनको भी आपने मतलब इसी तरह ही आपसे क्लोज हैं, इसी तरह ही आपका जो ख्याल जी। रखती हैं? बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। बहुत और ज्यादा। और ज्यादा फ्रेंड? बहुत ज्यादा। हाँ। ये लगती नहीं है हमारी सास से, बिल्कुल फ्रेंडली है, बहुत ज्यादा। मेरी बड़ी जो बहू है वो इंग्लैंड में होती है। अच्छा, तो मेरे साथ में तकरीबन 10 महीने रही हैं। अच्छा, साथ रही हैं, लेकिन उसके बाद चलिए, चलिए 10 महीने में भूल नहीं सकती। हाय, बहुत बहुत बातें miss और करते हैं, जानेंगे। बहुत ज्यादा। और अभी हम लेंगे ब्रेक, देकर फिर मिलते कहीं ना जाए। वेलकम बैक। और आज मेरे साथ मौजूद है मॉडल रिया, और हम बड़ी गपशप अच्छी सी चल रहे हैं क्योंकि हमारे साथ हमारी प्यारी सी दोस्त हीरा मौजूद है, उनकी मदर इन लॉ भी है यास्मीन। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि दोनों साथ आज कुकिंग कर रही हैं। प्यार भरी कुकिंग है ये, प्यार भरा खाना बनेगा और हम प्यार से खाएंगे इसको। और बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे दोस्त यहाँ पर आते हैं। आप लोग को भी जिस तरह हमने कहा है कि अगर आप लोग का कोई भी मौका मिले आप लोग को कि आप लोग आके हमारे साथ कुकिंग करें, तो बिल्कुल आप कुकिंग कीजिएगा। ये बहुत अच्छा एक मौका है जो आप पर हमारी मुलाकात जो बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। और बड़ी अच्छी बात है आप लोगों से। चलते कुछ हम रिया से पूछे, वैसे हीरा फैशन का शौक है? बहुत ज्यादा, बहुत क्रेज है, बहुत ज्यादा क्रेज है। जी। अच्छा, मॉर्निंग शोज में क्या चीज अच्छी लगती है जो सबसे ज्यादा देखते हो? मॉर्निंग शो में मुझे कल जो गेस्ट आते हैं
अच्छा, गेस्ट बहुत आते हैं। स्पेशल लगता है। अच्छा, आज रिया आई हुई है तो इनसे कुछ सवाल करोगी? रिया से मैं यही पूछूंगी, इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कब से किया? फैशन शोज करती है, फैशन model। शोज हाँ, करती हाँ, हैं, हाँ। ओके। पता है फैशन डिजाइनिंग भी की है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत अपना मीडिया ज्वाइन करने से पहले अच्छा, बहुत smart है, माशाल्लाह। ओके, बहुत जबरदस्त ओके। जबरदस्त। अच्छा जो अभी इन्होंने ड्रेस पहना है खुद इन्होंने डिजाइन किया। जी। अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा बहुत अच्छा वो लग रहा है। हमारे जो है वो ईस्टर्न स्टाइल का, और जिसपे जो है ईस्टर्न काम भी बहुत है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, वो मुझे खूबसूरती आती है। लाइक ड्रेसेस ऐसे ही अच्छे लगते हैं, लाइक वेस्टर्न और ईस्टर्न आपका फ्यूजन हुआ हो तो वो ड्रेस आपको बहुत अब ज्यादातर चल भी वही रहे जी, हैं। चल रहे हाँ, लेकिन वो ये है कि अपने ईस्टर्न जो एक उसके ड्रेसेस की बात है, वो जारी बात है, उसका टच जब तक ना हो जब तक मजा नहीं आता। अच्छा जी, इसको भी हम भूनते रहेंगे चिकन को क्या? जी, इसको भूनते रहेंगे, जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा ये रेडी हो जाएगा। ये रेडी हो जाएगा? बस ऐसे जल्दी quick, फटाफट तैयार। तैयार। है ये तो। क्या बात है, ये तो जबरदस्त है। अच्छा, तो ये बताओ कि फैशन शोज वगैरह देखती हो हिरा? बहुत शौक से। अच्छा, बहुत शौक से। तो सबसे ज्यादा ये है कि फैशन में बड़ा इंटरेस्ट है। मैं तो आपसे इम्प्रेस हूँ ओए, बहुत ज्यादा। हाय, हाय, हाय। आपकी ड्रेसेस, ओए, आपका हाय, स्टाइल, हाय। अच्छा, रियली मैं आपको फॉलो करती हूँ। क्या बात है ये। मैं तुमसे बड़ा इम्प्रेस हो रही हूँ कि तुम कितनी अच्छी बहू वैसे प्यारी सी- माशाल्लाह अच्छा, नाज़िया thank की, you। फॉलोइंग जो है ना बहुत ज्यादा, व्यूअर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब मैंने सोचा मैं ईद बहुत का ज्यादा ड्रेस like इनसे करते हैं। ही कर लूंगी। बस सही है, मैंने ये पक्का है, decide किया बिल्कुल हुआ। सही है, बिल्कुल सही है। बहुत सारी टिप्स, सारी बातें मिलती भी रहती हैं, और मैं लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ, बीइंग इवन डिजाइनर, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर भी खुद बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, बहुत सारे स्टाइलिस्ट हैं, और आके आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट जो बातें बनानी। तो ये कि तुमने इतनी स्टाइलिंग और इतना अपना कहाँ से तुमने मतलब क्या क्या चीज ज्यादा फॉलो करते? टीवी से सब कुछ टीवी देखते? से सब कुछ। अच्छा, पहले एक दौर था मैगजीन से लोग बहुत देखा करते थे, अब ये अब कि टीवी से मॉर्निंग शो आ रहे हैं, इनको हाँ, देख के फॉलो माशाल्लाह, कर morning देते show, सही बात उसको है। देख के ज्यादा जी। फॉलो किया जाता है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम आप दोनों बैठकर मिलकर देख रहे हैं, और कोई आपका दिल कर रहा है कि आप देखें, अब इनका कुछ और दिल कर रहा है देखने को, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? हमारा जो ये देख रही होती है हम भी वही देख रहे होते हैं, अच्छा, उसी जी। में दिल लगा लेते हैं। उसी में लगाते हैं। आंटी क्या भी बात। ज्यादा मॉर्निंग शो ही देखती है, शौक से। अच्छा, तो मैं शौक से भी- देख रही होती जी। हैं। बहुत ओहो, ज्यादा। आपका प्रोग्राम वाकई खास तौर पे बहुत शौक से, शौक से देखते हैं। क्या बहुत बात ज्यादा। है कि यास्मीन जी, क्या स्पेशली बात है। मॉर्निंग उठती है इसलिए कि आपका प्रोग्राम देखना है, आए। खुश हो जाती है। चलिए, अब तो ये है कि अब आपके जितने इंशाल्लाह। दोस्त वगैरह सब जी, रिश्तेदार सब इंशाल्लाह। देख रहे होंगे, और वो भी कहेंगे कि भाई यास्मीन यहाँ पर आई हुई है। और मेरे तो ये है कि मेरे जितने भी यहाँ पर कॉलर्स जो कॉल करते हैं उनको मैं अपना होस्ट बना लेती हूँ, और मेरे जो फ्रेंड्स जिस तरह आप लोग आए हुए हैं, तो आप लोग जो है मेरे स्पेशल जबरदस्त वाले गेस्ट हैं। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, ये देखिए ना कि भैया एक चीज और भी होती है कि हमारे जो एक रोजमर्रा रूटीन में जो लोग हैं, जिस तरह जो काम कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ गुजार रहे मुझे हैं, कुछ करना उनके बारे में लोग जानते नहीं है ज्यादा, लेकिन ये है कि इस तरह से शोज के जरिए उनके बारे में भी लोग जान हाँ, रहे ये होते हैं। बात तो है, क्योंकि एक तो आप लोगों को रोज नजर आ रहे होते हो, हाँ। ठीक है ना, और फिर जब आपका चेहरा स्क्रीन पे नजर आता है तो ऑब्वियसली लोग कहीं ना कहीं सोचते हैं अच्छा हाँ हम जानते हैं इनको, हाँ, चाहे वो एक ही दफा वो चेहरा नजर से गुजरा हो, लेकिन लोग पहचान जाते हैं इन पहचान चीजों जाते। अच्छा, को। मॉडल्स के साथ बड़ा ये काम होता है, क्योंकि मॉडल्स होती हैं रैंप पर, ठीक है, या मैगजीन में। अब या उनको इतना मेकअप लगा दिया जाता है, इतना उनको डिफरेंट बना दिया कि मुश्किल वो पहचानने में आती हैं। बहुत दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है, हाँ। लोग मुझे विदाउट मेकअप सब खड़ी। अच्छा जब मेकअप के बाद एकदम सडनली चेंज आता है तो लोग कहते हैं ओह अच्छा हाँ रेना हम तो तुम्हें जानते हैं। हाँ। मैंने कहा यार मेकअप के बगैर में नहीं लोगों को पहचान आती है, Exactly, नॉर्मली बड़ा लोगों को नहीं difference हो पहचान जाता है, पाते हाँ, आप, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बगैर मेकअप पहचान सकते हो। अच्छा, कोई ड्रामा में आने का भी कुछ मूड बना या नहीं? एक्चुअली अभी तक तो यही था कि ऑन द रैम काम कर रही थी, हाँ, हाँ। स्टिल शूट कर रही थी, लेकिन अब मेरा इरादा है कि थोड़ा बहुत ड्रामा कि थोड़ा ड्रामा या थोड़ा कमर्शियल साइड पे जाऊं। अच्छा, अभी तक असल में वही बात है कि टाइम शेड्यूल जो है उनका बहुत ज्यादा टफ होता है, तो इसलिए थोड़ा ड्रामा में जाने ये बात के मैंने लिए- जरूर करनी, क्योंकि आप खुद भी एक बहू हैं, एक आप वाइफ हैं। घर से इजाजत कैसे मिली, और लोग ये जरूर जानना चाहते हैं कि मतलब घर पे, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये हमारा माशा इजाजत नहीं देता, ये नहीं करता, लेकिन आपको इजाजत कैसे मिली? एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन किया था तो बहुत ज्यादा लाइक बाय चांस आई थी मैं, हाँ हाँ, ठीक है, और आ गई तो मैंने अपने हस्बैंड से परमिशन ली, उन्होंने कहा ठीक है अच्छा एक दफा कर लो, अच्छा एक दफा ठीक है, और वो ब्राइडल कंपटीशन हाँ। था तो मैंने कहा चलो ठीक है एक दफा करने में कोई हर्ज नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई। लेकिन मेरी हाइट बहुत अच्छी थी तो लोगों ने आगे मुझे रेफर किया, खुद ही फिर रेफर करना शुरू फिर कर वो दिया। एक चेन पे चेन बनती चली गई, हाँ। और फिर ये कि मेरी मतलब ससुराल ने भी कोई ज्यादा इशू नहीं उठाया, हाँ, हाँ। उन्होंने एक आध दफा कहा, लेकिन फिर वो मेरी चीजों को देख के खुद सेटल हो गए कि हाँ, नहीं चलो, ठीक है। चलो सही है, करने चलेगा। दो, मतलब मैं बहुत ज्यादा लिमिट में रह के काम करती हूँ।
और वैसे भी मीडिया खराब नहीं है, आप खुद बहुत अच्छे होने चाहिए। लोगों को मतलब बातें तो सब बनाते हैं, हाँ हाँ, लेकिन जो इस फील्ड में है वो इन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अच्छा हमारे साथ जरका भी मौजूद, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक है जरका, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ नाजिया, आपका शो बहुत अच्छा है, इतना अच्छा शो है कि बस मॉर्निंग शो को पीछे छोड़ दिया आपने, सारे मॉर्निंग शो को पीछे छोड़ थैंक दिया। यू सो मच जरका, ये आपका प्यार मोहब्बत है। और आप ये देखिए ना कि आज अल्लाह ताला आपके चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और आप इसी तरह शो करती रहें। और माशाल्लाह जो और होस्ट हैं उनकी ओवर एक्टिंग से हम तंग आ गए थे, आपकी रियलिटी देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और नाजिया, जो आज आपने गेस्ट बुलाए हुए हीरा अली और यास्मीन, हाँ हाँ, ये हीरा अली तो इतनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हीरा अली है ही बहुत प्यारी ना, इतनी प्यारी मासूम थी और दोनों का कपल सास बहू लग भी रही है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इनको है ना, दोस्त लग रही है, दोस्त बिल्कुल ना, दोस्त लग रही है माशाल्लाह से, दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और हर बहू और सास इसी तरह मिलके रहें। अल्लाह ताला जिस तरह से है ये दोनों रह रहे हैं। आज क्या बना रही है हीरा अली और इनकी भाई? ये बड़े मजेदार हरा चिकन बना रही है। हरे चिकन जो है ना उसके आप देखिए रेसिपी है बहुत जबरदस्त। चलो ठीक है, आज मैं भी इनकी नोट करती हूँ और मैं भी बनाती हूँ। और हीरा अली हमारी लाइट नहीं है नाजिया, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले देखा है, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों, बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका प्यार, आपका ये जो मोहब्बत है बड़ा जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। भाई हीरा देखे ना, ये आंखों की जो चीजें हैं ये सामने इंसान का जो ना चेहरा वो नजर आ रहा होता है, वो आप देख सकते हैं कि भाई क्या आप लोग आपस में एक दूसरे का रिलेशन और एक दूसरे का साथ। अच्छा, कौन सा ऐसा वक्त आता है जो बाकी तुम्हें ऐसा लगता है कि अब सास जो है वो आपके बहुत काम आएंगी, अब आपको उनसे बात ये डिस्कस करनी ही करनी है? तो हर मोड़ पे काम आएंगी, हर मोड़ में काम आ रही होती हैं। अच्छा, क्योंकि सारी बातें एक्सपीरियंस होते हैं, लाइफ उन्होंने जिंदगी देखी हुई होती है और हर एक इंसान के शक्ल देखकर भी पहचान लेते इस वक्त से क्या टेंशन है क्या नहीं है। कभी ऐसा मौका आया कि हीरा को कभी कोई ऐसी चीज हो जो ये मतलब बताना चाह रही हो लेकिन ना कह पा रही हूँ, लेकिन आपने समझ लिया उनको कि हाँ यहाँ पर ये जो है ना हीरा मैं फिर आप खुद इनसे बात डिस्कस कर लेती हैं? मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, इनको यास्मीन जी ने कभी महसूस किया कि मतलब एक्सपीरियंस है ना? जी जी जी, ये आपसे कुछ कहना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हीरा का फेस रीडिंग वैसे बहुत अच्छी कर लेती हूँ, फेस रीडिंग अच्छी कर लेती हैं। ये वाकई एक बात है कि ये जो हमारी जो माएँ हैं, हमारी साथें, उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का, तो हम समझ नहीं पाते, लेकिन वाकई बहुत जेन्युइन बात होती है बहुत ज्यादा। तो समझ जाती है हीरा कि अभी माइंड में क्या है। अच्छा, वो समझ जाती है। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि कभी कोई ऐसा किस्सा हुआ, कोई ऐसा वाक्य जो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ आप लोग के आपस के दरमियान में, कोई ऐसी बात हुई है? कोई कभी कुछ हुआ ऐसा? अभी तो शादी को 2 मंथ हुए, इतना टाइम पता नहीं चला। इतना हुआ होगा ना? इतना नहीं हुआ अभी। अच्छा, शादी से पहले कोई बात हुई हो? शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कभी कुछ ऐसा नहीं? बड़ी सीधी प्यारी सी स्वीट सी जिंदगी चल रही है। चलिए तुम्हें कुछ किस्सा सुना दो, कोई ऐसी बात हुई हो? नहीं, मेरे पास तो कोई ऐसा किस्सा नहीं है। हाँ, लेकिन बस ये कि अभी तो इन लोगों का टाइम भी इतना कम गुजरा है माशाल्लाह। अगर अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और इसी तरह सब चीज़ें चलती रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय दिलों में मतलब आपके फर्क आए, उससे बेहतर है आप लोग सब साथ मिलकर रहें। चलिए सही, कुछ टिप्स जानेंगे कि आखिर दिलों में हम किस तरह से जो है कुर्बत पैदा कर सकते हैं और आपस में फैमिली में मोहब्बतें एक दूसरे के लिए ला सकते हैं। यहीं पर ही लेंगे ब्रेक अप मिलेंगे, कहीं ना जाएं।